हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहाँ आज आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेकर आया हूँ। हिस्ट्री का हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम एनसीईआरटी और इग्नू दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे और पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो पूरी ही हिस्ट्री हम करने वाले हैं। डेली आपको एक क्लास मिलेगी और डिपेंड करेगी आपके लाइक, कमेंट और शेयर पर। जितना आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे उतनी ही क्लासेस आगे मिलती जाएंगी। अगर आप भी बंद कर देंगे तो फिर मेरा भी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से। तो पहले तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ है? अगर आप टीजीटी एसएसटी में देखेंगे तो हिस्ट्री के सिलेबस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। कॉजेस पढ़ने हैं, इवेंट्स पढ़ने हैं, इंपैक्ट पढ़ने हैं और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सब कुछ ही पढ़ना है, ये मान के चलिए आप। ना केवल फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की स्थिति क्या थी, किस समय पर कौन कौन सी घटनाएं हुई, वो सारी घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। पीछे के कारण भी आपको पता होने चाहिए क्रांति के। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक, क्रांति से पूर्व की घटनाएं, ठीक है। शुरुआत से लेके चलेंगे क्रांति से पूर्व की घटनाएं। अब ये एनसीईआरटी में आपके में नहीं है तो इग्नू से स्टार्ट करेंगे हम। और जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होगा आगे से आपको एनसीईआरटी भी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप कम से कम इग्नू के नोट्स अपने पास रखिए और जो मैं कहूँ ना उस पर अंडरलाइन करते रहिए, ठीक है। वैसे तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, लिख लिख के नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो भी नहीं कर पाए तो कम से कम टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने भेज दिए हैं उसमें से अपने नोट्स बनाइए और उसमें से थोड़ा थोड़ा टिक करते जाइए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है और इसमें जो हमारा है, जो क्रांति जब शुरुआत हुई तो क्रांति से पूर्व की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति हमें पढ़नी ही क्यों है? फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने का कारण इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहली ऐसी क्रांति थी जो पहले तो यूरोप में हुई और इस क्रांति ने हमें इस तरह के विचार सामने लेकर आई कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे आपने लिबर्टी देखा होगा, इक्वेलिटी देखा, आपने फ्रेटर्निटी देखा। ये क्या है? जो बंधुत्व की भावना है, स्वतंत्रता, समानता है, ये कहां से आए हैं हमारे पास? ये आए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही। तो हमारे पूरे विश्व में पहली ऐसी क्रांति थी जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को हमारे सामने लाने की कोशिश की थी। इसी वजह से ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसने हमें केवल यही चीजें नहीं दी, बहुत सारी चीजें दी। जैसे सामंतीवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर चोट करने वाली पहली ऐसी क्रांति थी। और जो राजतंत्र चल रहा था उस राजतंत्र से कैसे निकल के सामंतवादी व्यवस्था आगे आई और सामंतवादी व्यवस्था से भी आगे निकलकर ये कैसे हो गए, लोकतांत्रिक बन गए। तो इस क्रांति की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें पहले तो क्रांति के तात्कालिक कारण देखने चाहिए और उसके साथ साथ लोगों का जो हस्तक्षेप था, वहां के लोग किस तरीके से काम कर रहे थे, उनके प्रभाव किस प्रकार से क्रांति पर पड़ रहे थे। और केवल उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया कि उसमें भाग लिया और क्रांति को आगे ले जाने का भी काम किया। तो ना केवल पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी क्रांति में अपना योगदान दिया। तो इस वजह से एक और आपको लिंग के आधार पर, अपने जेंडर के आधार पर भी हमें यहां पर कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे जिन्हें हमें पढ़ना है। आप समझ में आया हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें तत्कालिक कारण पढ़ने हैं, क्रांति के क्या प्रभाव पड़े और आम लोग जो थे उन्होंने किस तरीके से इसमें योगदान दिया, ये भी चीजें पढ़नी है। और इसमें ही जो क्रांति के द्वारा कुछ प्रभाव आए, जैसे जो थर्ड स्टेट था उसकी कुछ लोकतांत्रिक कार्यवाहियां आई थी, उन कार्यवाहियों ने एक नया सिद्धांत लाके हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इसके बाद जब ये क्रांति हुई 1789, आपको क्रांति पता है, उसके बाद जब हम 1792 पर पहुंचते हैं, 1792 पर पहुंचते हैं, तो यहां पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का भी काम किया था। समझ में आया? तो 1792 में, ये डेट याद रखिए आप, 1792, जहां पर फ्रांस आपको कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक गणतंत्र बनने की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें थी जो हमने एक स्टेटमेंट में देख ली कि क्या क्या हुआ। अब शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट से, जहां पे हमने बोला था जो पुरातन शासन था उसका क्रांतिकारी तख्तापलट कैसे हुआ और लोकतांत्रिक कार्यवाहियां क्या क्या हुई थी। तो जो पुरातन शासन है इसे हम क्या कहते हैं? एंशियन रिजीम कहते हैं। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंशियन रिजीम, ठीक है।
याद रखिए। अब यहां पर क्या हो रहा था, एंशियन रिजीम होता क्या है, ये मानिए कि जैसे हमारे 1789 में क्रांति हुई, तो क्रांति से पूर्व का जो शासन था वो पूरा शासन एंशियन रिजीम, पुराना शासन, ठीक है। तो उसके बाद ही बदला, 1789 के बाद बदला। तो 1789 के पूर्व का जो शासन है वो एंशियन रिजीम के नाम से जाना जाता है। बात करें हम 1780 के दशक की, 1780 के डेकेड की अगर हम बात करें, तो फ्रांस की स्थिति कैसी थी। अगर यूरोप में देखा जाए तो फ्रांस बहुत शक्तिशाली था, ठीक है, बहुत अधिक आबादी थी, पावरफुल था, और उसके साथ साथ जो यहाँ की जनसंख्या थी, जो यहाँ की पॉपुलेशन थी, वो कैसी थी, ग्रामीण इलाकों में रहने वाली थी, लेकिन कोई भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 18वीं शताब्दी का, अगर जो हम 18th सेंचुरी के शुरुआत की बात करें, जैसे 1720 1750, ठीक है, उस टाइम की अगर हम बात करें, तो वहां पर क्या हुआ ऐसा कि ये जो क्रांति थी उसने अपना रूप लिया और क्रांति हो गई। आपको 18th सेंचुरी के लास्ट में क्रांति देखने को मिली, जबकि हम 1780 की ही बात कर रहे हैं। वहां पर आबादी संपन्न है, शक्तिशाली राज्य है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली है, फिर भी क्या चीजें हो रही हैं। तो उन चीजों में पहला था आर्थिक संकट और लोकप्रिय उपद्रव, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आर्थिक संकट में इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरीके से आया, तो इकोनॉमिक क्राइसिस की घटना केवल ये नहीं है कि एक बार में हो जाए, कोई भी एक आपके सामने कोई एक सिचुएशन आई और उससे आपका आर्थिक संकट आ गया, नहीं, ये धीरे धीरे होने वाली एक घटना है, ठीक है। आपका क्या चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा। क्या, जैसे 18वीं शताब्दी की हम शुरुआत में बात करें, तो फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो उसमें मध्यम वृद्धि हो रही थी, ठीक है, मॉडरेट ग्रोथ कर रहा था वो, और उसके साथ साथ उसके पास प्रॉस्पेरिटी भी थी। तो अब प्रॉस्पेरिटी होने के साथ साथ मॉडरेट ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। इससे तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वहां के लोग हैं वो अभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यहां एक शब्द आता है, जब हम वृद्धि की बात करते हैं, तो आपको एक तो दिखाई दे रहा होगा ग्रोथ, और दूसरा होता है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर आप समझिए। इकोनॉमिक्स का अगर पार्ट आप देखेंगे तो उसमें ग्रोथ में क्या होगा कि ग्रोथ कर रही है अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से जो आम लोग हैं, कुछ लोग हैं, चुनिंदा जो लोग होते हैं, उन तक उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही चंद लोग होंगे जिनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा होगा। समझ में आया? तो सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा था। तो कौन कौन से ऐसे उद्योग थे जिनका विस्तार हो रहा था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, बड़े बंदरगाह, चीनी मिल, औपनिवेशिक वाणिज्य, ये क्या कर रहे थे? विस्तार कर रहे थे अपना, ठीक है। और यहीं पर जो चीनी मिल है, बंदरगाह पर काम करने वाले जो लोग हैं, ऊन बेचने वाले जो लोग हैं, औपनिवेशिक वाणिज्य का जो काम कर रहे हैं, वही लोग मध्यम वर्ग के कुछ लोग होंगे जो मध्यम वर्ग का उद्भव आपको देखने को मिलेगा। उस जगह पर इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा क्रांति में। तो ये क्या है? ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर भी जो 1771-72 का टाइम था, वहां क्या हुआ? फसल हो गई खराब, क्रॉप फेलियर आपको देखने को मिला। अब जब क्रॉप फेलियर होगा तो आपको पता ही है किसमें वृद्धि होगी? रोटी की कीमतों में वृद्धि हो गई। जो अनाज की कीमत थी उसमें वृद्धि हमें देखने को मिली। क्यों वृद्धि देखने को मिली? क्योंकि फसल खराब हो गई। 1771-72 का टाइम है ये, और यहां पर हो गई फसल खराब, ठीक है। जब ये फसल खराब हुई तब यहां पर कुछ स्थानों पर हमें उपद्रव देखने को मिली। अब केवल ये नहीं आप कह सकते कि 1789 में ही जाके लोगों ने उपद्रव करना शुरू किया। ये उपद्रव 1771-72 से ही स्टार्ट हो गए थे। तो जो पुरातन व्यवस्था थी उसका वास्तविक आर्थिक संकट आपको कब देखने को मिला था? 1775 में। तो आपको याद रखना है कि जो रियल इकोनॉमिक क्राइसिस था वो कब देखने को मिला था? 1775 में आपको देखने को मिला था इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसमें क्या हुआ था? जो शराब थी, शराब का क्या करने लगे? ये आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे। उन्होंने सोचा कि जो शराब की जो फैक्ट्रियां होती हैं, उन्होंने सोचा कि शराब का हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके हम बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन शराब का अत्यधिक उत्पादन तो हुआ, यहां बिक्री कम हुई। बिक्री कम हुई क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। जब लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो वो शराब खरीदेंगे, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर क्या करना पड़ा भाई? बेचने के लिए क्या करेंगे? 100 रुपए की बोतल है, लाओ 50 रुपए की कर दे रहे हैं, बाई वन गेट वन फ्री। अभी तो आपका चल ही रहा है नोएडा में, जाके खरीदिए जल्दी से।
तो मतलब ये मत खरीदिए, ठीक है, बहुत गलत चीजें होती हैं, इन सभी चीजों से दूर रहिएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अब इन्होंने क्या किया, बोतल की कीमत को बहुत कम कर दिया। जब कम कर दिया बोतल की कीमत को, तो अब इतना कम करना पड़ा कि उनका प्रॉफिट भी नहीं निकल पाया, मुनाफा तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, और जितनी लागत थी वो लागत भी मुश्किल से निकल पा रही थी। अब समझ में आया कि शराब की कीमतें बढ़ाने से शराब की कीमतें कम क्यों की गई। शराब की कीमतें कम की गई क्योंकि वहां पर बिक्री नहीं हो रही थी, और इसका एक कारण था इकोनॉमिक फेलियर। 1775 का एंशियंट रिजीम में आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली थी। आगे क्या हुआ, फसल खराब हुई, तो फसल का प्रभाव केवल इंसानों पर नहीं पड़ता, फसल तो चारा भी होता है, और चारा जो होता है फ्लोडर होता है, फ्लोडर पशुओं के लिए आवश्यक है। फ्लोडर की कमी उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से पशुओं की भी हत्या हो गई, ठीक है, बहुत सारे पशु थे जो भूख की वजह से मर गए। अब देखिए यहां पर जो पशु हैं, पशु क्या कर रहे थे, अब यहां से कनेक्ट करना शुरू करिए कि अभी जो हमने बोला था, जो यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, वो ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग थे। ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोग क्या करते हैं, कृषि और पशुपालन, वहीं से अपना पूरा सब कुछ निकालते हैं, और उसी से ही अपनी जीवन शैली को बना के रखते हैं। जब पशुओं की जान जाने लगी और तुम्हारी फसल खराब हो गई, अब प्रभावित कौन लोग होंगे, पूरे फ्रांस के लोग, जो अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बस रही थी। तो 1/3 से अधिक आबादी प्रभावित हो गई केवल पशुओं के मरने से। केवल 72 में ही ऐसा नहीं हुआ, 72 के बाद एक और फिर से बहुत भयंकर अकाल पड़ा, वो था 1787 का, ठीक है। 1787 में क्या हुआ, भयंकर ओलावृष्टि हुई, जबरदस्त ठंड पड़ी और सूखा, ड्रॉट आपको देखने को मिला, जिसके बाद फिर से अनाज पर एक बड़ा संकट देखने को मिला। अब जो रोटी की कीमत थी, अनाज की कीमत थी, वो 1.5 से 2 गुनी बढ़ गई। जब इस तरह की स्थिति सामने आई तो वहां के जो लोग थे वो परेशान हो गए, बहुत छोटे छोटे जो लोग थे वो परेशान हो गए। किसान वर्ग का पूरे हालत खराब थी, और मजदूर वर्ग की पूरी हालत खराब थी। मजदूर वर्ग की कैसे हालत खराब हो गई, मजदूर वर्ग की हालत इस वजह से खराब हुई क्योंकि जो कृषि क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर का काम करता है, और प्राइमरी सेक्टर अपना प्रोडक्ट जब तक सेकेंडरी सेक्टर में नहीं पहुंचाएगा तब तक सेकेंडरी सेक्टर काम कैसे करेगा, औद्योगिक क्षेत्र काम कैसे करेंगे। तो जो प्रभाव आपको ग्रामीण संकट में देखने को मिला था, मतलब फसल बर्बाद हुई, अब वो वहीं तक नहीं रुकी, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है औद्योगिक क्षेत्र, उस पर भी प्रभाव डालने का काम करने लगी। जब इस पर प्रभाव पड़ा तो फिर से किस पर प्रभाव पड़ा, अब मजदूरों की संख्या को कम करना शुरू कर दिया। जो वहां के लोग थे उन लोगों को फैक्ट्री से निकालना शुरू कर दिया और उत्पादन को कम करना शुरू कर दिया। उत्पादन को कम करने से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा था, वहीं लोगों को निकालने से, मजदूरों को निकालने से यहाँ के जो निचले तबके के लोग थे उन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे यहां पर जो आर्थिक संकट था, मतलब फ्रांसीसी क्रांति में जो आर्थिक संकट था, वहां पर जो कमजोर वर्ग के लोग थे उन पर ही प्रभाव नहीं पड़ा, ऊपर की जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी उन पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि लुई 16 में। लुई 16 में की स्थिति भी बहुत बदतर हो गई, कर्ज में डूबने की स्थिति आ गई। और बात अगर 1786 की फिर से लौट के करें, उसमें भी एक समस्या उत्पन्न हुई। अब ये बहुत अच्छे से याद रखना, अब 1786 में जो फ्रांसीसी ब्रिटिश व्यापार संधि हुई थी, फ्रेंच ब्रिटिश ट्रेड ट्रिटी, बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ब्रिटिश उत्पाद थे, जैसे क्या करते हैं, दो देश होते हैं वो अपनी व्यापार संधि करते हैं, और क्या करते हैं, जैसे एक देश होगा वो कहेगा कि आपके यहां से अगर गेहूं आए तो गेहूं 100 रुपए किलो है, इसमें हम 100% टैरिफ लगाएंगे तो आपके यहां पर कितना हो जाएगा, 200 रुपए किलो बिकेगा। और यहां पर ही इसी जगह पर अगर हम देखें, यहां पर गेहूं पहले से ही 150 रुपए किलो मिल रहा है, तो लोग कौन सा गेहूं खरीदना पसंद करेंगे, अपने यहाँ का ही गेहूं खरीदेंगे ना पहले, इसके बाद ही हम दूसरे देश से आए हुए गेहूं को परचेज करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी जो रेट है वो हाई है। तो क्या हो रहा है, ये एक तरह से उत्पादन को अपने देश में बेचने से रोकने के लिए कुछ टैरिफ लगाए जाते हैं, और ये किया फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया, जो टैरिफ था उस टैरिफ को कम कर दिया।
पहले 100% अगर लग रहा है तो अब केवल 20% तक टैरिफ कर दिया। अब क्या हो रहा है कि जो पहले 100 रुपए किलो यहां पर गेहूं बिकने वाला था वो अब कितना बिकेगा, 120 रुपए किलो बिकेगा गेहूं। अब 120 रुपए किलो वाला गेहूं आप खरीदेंगे या 150 रुपए किलो वाला गेहूं आप खरीदेंगे, ये एक एग्जांपल है तो एग्जांपल की तरह लीजिए, ठीक है। तो आप कौन सा खरीदेंगे, 120 रुपए किलो वाला खरीदेंगे क्योंकि भाई वो सस्ता मिल रहा है। तो इससे जो फ्रांस के जो उत्पाद थे उन उत्पादकों की बिक्री बहुत कम हो गई और ब्रिटिश से आए हुए उत्पादों की बिक्री बढ़ गई, आयात शुल्क कम कर दिया गया। इससे भी प्रभाव पड़ा। बाद में हम पढ़ेंगे कि यही फ्रांसीसी जो अभी क्या कर रहे थे, कुछ दिनों पहले ही जब अमेरिका में स्वतंत्रता का काम चालू हो रहा था तो यहां पर फ्रांसीसी लोग थे वो अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और किन के खिलाफ कर रहे थे, ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे थे। और आप 1786 में ही एक ऐसी ट्रीटी करते हैं ब्रिटिश के साथ कि अपने ही देश के उत्पादकों पर नेगेटिव प्रभाव डालना शुरू कर दें। ये हो रही हैं चीजें जो राजा की भी कुछ गलतियां थी, समाज की कुछ गलतियां थी, और यहां पर जो हमारी प्रकृति है उसका प्रभाव तो हमें देखने को मिल ही रहा है। तो केवल राजा की गलती मान लें या केवल प्रकृति की गलती मान लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी लोगों ने अपना योगदान दिया, सभी ने अपना दिमाग कम चलाया और सबकी ही हालत खराब हो गई। तो समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। अब यहां पर परिणाम क्या हुआ, जब इस तरह की चीजें हुई कि फ्रांस ने एक तो ट्रीटी कर ली। अब ये ट्रीटी आपको याद रखनी है, ठीक है, अभी तक इसके क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1786 आपको अच्छे से याद रखना है कि फ्रेंच ब्रिटिश ट्रीटी कब हुई थी, 1786 में हुई थी। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, फ्रांस के अनेक शहरों में, विशेषकर पेरिस में, ठीक है, पेरिस में सबसे ज्यादा हालत खराब हुई। क्यों, पेरिस क्या है, समृद्धि का एक प्रतीक की तरह ही माना जाता है। जैसे बास्टील का किला था ना, तो बास्टील का किला पेरिस के पास ही अवस्थित था, ठीक है। वो भी क्या है, समृद्धि का प्रतीक है। वहां पर लोग क्या करने लगे, जो आम जनता थी वहां पर उपद्रव फैल गया, राइट्स हो गए, ठीक है। और किसके लिए हो रही है, रोटी को लेकर दंगे फैल रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ रूमर्स भी आने लगे। रूमर्स कैसे आ रहे थे, वो पर्चों पर आ रहे थे। अब पर्चे किस तरीके से थे कि वहां पर जो कोई भी चीज हुआ करती थी ना, तो जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, पर्चे होते हैं, तो पर्चे वितरित किए जाते थे। बहुत सारे पर्चे छाप लिए, उसमें लिख लिया। अब ये पर्चे किस तरीके से होते थे, ये सरकार के खिलाफ चीजें डालते थे इसमें और आम लोगों को बांट दिया करते थे। आम लोग इसे पढ़ते थे और समझ जाते थे कि भाई सरकार किस तरीके से काम कर रही है। तो इनने क्या करना शुरू कर दिया कि सरकार के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ बातें बताना शुरू कर दिया। तो आम लोगों के मन में भय भी उत्पन्न हो गया और ये क्रोध से भी बढ़ गए कि ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है। तो प्रभाव पड़ा। और इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में एक कर था, वो कौन सा था, दशमांश, ठीक है। दशमांश कहते हैं इसे हिंदी में, वैसे तो टाइथ है। तो टाइथ आपको याद रखना है, टाइथ। अब टाइथ कैसे याद रखना है, टाइथ क्या होता था, चर्च द्वारा लिए जाने वाला कर। इसे हम क्या करेंगे, बाद में फिर से पढ़ेंगे। तो आपको अभी क्या है, अभी एक इंट्रोडक्शन की तरह हो रहा है ना, अभी आप पहले की घटनाएं पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप बस एक चीज याद रखिए, जो टाइथ है वो चर्च द्वारा कर लिया जा रहा है। और ये जो कर है ये क्या कर रहा है, आम जनता पर ही लग रहा है, आम जनता पर, केवल किसानों पर ही ये कर लगता था। और किसान पहले से ही परेशान है, भाई हमारी फसल नहीं हो रही है तो मैं कर कहां से लाके दे दें। तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि कर हम दे नहीं पा रहे, तो किसके खिलाफ हमारे विद्रोह होंगे, हमारे विद्रोह उन लोगों के खिलाफ होंगे जो हमसे रुपए ले रहे हैं। वो कौन ले रहे हैं, वो चर्च ले रहे हैं और पादरी वर्ग ले रहे हैं। उसके साथ साथ कौन से ले रहे हैं, सामंती वर्ग ले रहे हैं। तो इन लोगों के खिलाफ भी बहुत सारी दंगे देखने को मिले थे, ठीक है। तो उसका गुस्सा बुर्जुआ एजेंटों के विरुद्ध भी हमें देखने को मिला है। अब बुर्जुआ एजेंट कहां से आ गए भाई, बुर्जुआ एजेंट वो वाले एजेंट हुए थे, वही सामंती अभी व्यवस्था की हम जब बात करेंगे तो ऐसे एजेंट हुआ करते थे। ये सामंती का मतलब अमीर जो लोग जो हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया कि जो लोग होते थे वो पशु जो चराते थे, पशु क्या चराने के लिए वो क्या करते थे, एक क्षेत्र को, एक बहुत बड़े क्षेत्र को एक सामूहिक रूप से बांट लिया करते थे। जैसे 100 लोग हैं, वो किसी का क्षेत्र यहाँ है, किसी का यहाँ है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा एक क्षेत्र बना लिया। अब कहा सारे पशु हम पूरे क्षेत्र में चराएंगे, तो आप आराम से चरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पशु कितना खाना खा लेगा, तो उतना वो एक साथ सामूहिक रूप से कर दिया करते थे। जब इस तरह की चीजें चल रही थी तो लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। अब यहां पर बुर्जुआ जो एजेंट थे वो अपना प्रॉफिट देखने के लिए उन्होंने क्या किया, जो सामूहिक अधिकार था उसके खिलाफ नियम बनाना शुरू कर दिए। जनता और परेशान कि एक तो चारे की कमी उत्पन्न हो रही है और आप ऐसे नियम बनाकर लेकर आ रहे हैं जिससे हमारे यहां पर स्थिति और ज्यादा खराब हो जाए। तो ये स्थिति लगातार ऐसे प्रभाव डाल रही थी कि लोगों के मन में आतंक की भावना उत्पन्न हो ही गई कि सिर्फ एक परेशानी से ही हम परेशान नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर प्रभाव डाल रहे हैं कि जो हमारे
ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी स्थिति कैसी है। समझ में आया? तो ये चीजें थी और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। जब इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा तो एक व्यक्ति थे जॉर्ज लिफेवर, नाम याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। जॉर्ज लिफेवर ने क्या कहा कि जो क्रांति हो रही है, जो अभी किसान क्रांति कर रहे हैं, वो क्रांति कैसी है? वो सामंत विरोधी क्रांति है। जबकि अगर हम पूरी क्रांति की बात करें तो पूरी क्रांति केवल सामंत विरोधी नहीं थी, लेकिन वहां पर प्रभाव इस तरीके का दिखाई दे रहा है। वो सामंत को सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं, बुर्जुआ लोगों को सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे हमारी व्यवस्था को और ज्यादा खराब कर दिया जाए। इस वजह से ही जॉर्ज लिफेवर ने कहा कि जो क्रांति है वो क्रांति किस प्रकार की है? वो सामंत विरोधी क्रांति है। तो सामंत विरोधी क्रांति को कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज लिफेवर थे। अब यही जो आर्थिक संकट हमारे सामने देखने को मिल रहे थे, उसके साथ साथ जो राजनीतिक प्रभाव पड़ रहे थे, सामंती व्यवस्था के नियम जो हमारे सामने आ रहे थे, इन नियमों से ही किसान आंदोलन और आगे बढ़ने लगा। यही जो किसान आंदोलन अभी चल रहा था। तो ये तो हमारा प्रभाव हमें देखने को मिला पूरा, जो किसानों की तरफ से हो रहा था, किस तरह की उनके सामने व्यवस्थाएं सामने आ रही थी। तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब सरकार क्या कर रही थी इसके लिए? तो राज्य में जो वित्तीय ढांचा था उसका जो पतन हो रहा है, उसके साथ साथ जो राजनीतिक संकट आ रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहे हैं, उसमें किस प्रकार से बदलाव आया। केवल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि केवल आम लोगों पर ही प्रभाव नहीं पड़ा, यहां पर जो राजा थे उन पर भी प्रभाव पड़ा। तो राजाओं पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था उसे भी हम देख लेते हैं कि जो मौजूदा सरकार थी। अब देखिए, एक व्यक्ति है, आप हैं, मान के चलिए मैं हूं, और मेरे यहां पर कोई क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने खर्चों को सीमित करूंगा, ठीक है, आवश्यकता के अनुरूप खर्च करूंगा और उसी के अनुरूप ही अपना काम चलाने की कोशिश करूंगा कि आज थोड़ा नमक पानी से काम चला लेते हैं, आज पनीर की सब्जी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम करते हैं, लेकिन वहां की जो सरकार थी, वहां का जो राजा था लुई सोलेमा, उसके साथ साथ मैरी एंटियनोट थी, तो ये क्या काम कर रहे थे? ये लोग अनावश्यक खर्चा कर रहे थे, दिखावटी जिंदगी बहुत ज्यादा। अगर आप देखेंगे, वहां के चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दिखावट है। और अभी फ्रांस के जो जगह हैं आप देखिए, बास्तील का किला तो ढहा ही दिया गया, उसके साथ साथ पेरिस को आप देखिए, पेरिस क्या है, किस तरीके का बनाया गया है, कितना खर्चा किया गया हुआ वहां पर। तो ये क्या है? ये अनावश्यक खर्च थे, दिखावे की जिंदगी। बहुत बड़े बड़े पैलेस बनाए जा रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर खर्चा हो रहा है। जब खर्चा हो रहा है तो वित्तीय ढांचा टूटने की स्थिति पर आ गया। और कैसे टूटने की स्थिति पे आ गया कि पहले से ही हमारे यहां पर संकट था, उसके साथ साथ यहां पर जो कर भुगतान की जो स्थिति थी वो टूटना शुरू हो गई। जब इस तरह की स्थिति आई, उसके साथ साथ जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने क्या किया? अमेरिका का सहयोग किया। तो यहां पर 12 अरब लिब्रे, 12 अरब, ठीक है, यहां पर 1120 अरब लिब्रे लिखा हुआ है, ये आपका इग्नू का है, ठीक है। 12 अरब लिब्रे की अगर हम बात करें तो 12 अरब लिब्रे आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। और इसके बाद इन्होंने अमेरिका का जब सहयोग किया तो 8 अरब लिब्रे का और इन पर कर्ज आ गया, तो 20 अरब लिब्रे का टोटल कर्ज हो गया था। फिस्कल डेफिसिट में आपको देखने को मिलेगा 12 अरब लिब्रे का अभी से ही कर्ज है। और इतना कर्ज होने के साथ साथ क्या होने लगा? जो राष्ट्र था वो दिवालियेपन पर आ गया, बैंकरप्सी की हालत में आ गया। जब बैंकरप्सी की हालत में आ गया तो जो यहाँ के साहूकार थे, जिनसे कर्ज ले लिया था, वो क्या करने लगे? जो वहां पर ब्याज मिल रही थी उसे 10% तक बढ़ाने की कोशिश की गई कि 10% हमें इंटरेस्ट दीजिए, तभी हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये स्थिति अब सरकार के पास भी आने लगी। अब जब ऐसी स्थिति आ गई है तो फिर क्या करना चाहिए? हमें अपने रिफॉर्म्स करने चाहिए। रिफॉर्म्स किस में करेंगे? जहां पर हमें छूट दी गई है उस जगह पर भी हम टैक्स लगाना शुरू कर दें, तभी तो रिफॉर्म्स होंगे। तो जो छूट मिल रही थी वो किन्हें मिल रही थी? कुलीन वर्गों को मिल रही थी, पादरी वर्गों को मिल रही थी। ये कैसी छूट थी? ये छूट जन्मजात छूट थी। जन्मजात छूट किस तरीके से होती है कि जन्म से ही इन्हें कर ना देने की छूट होती है। अगर पादरी वर्ग में आप पैदा हुए हैं या कुलीन वर्ग में आप पैदा हुए हैं तो वो आपको कर नहीं देंगे। समझ में आया? तो ये छूट किन्हें मिल रही है? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को मिल रही है। यहीं पर एक्शन लेते हैं एक व्यक्ति है, वो है कैलोन। ये कौन है? वित्त महानियंत्रक है कैलोन, नाम याद रखना है कैलोन का। कैलोन ने क्या किया? कैलोन ने अपनी कुछ नई नीतियां लेकर आए और नई नीतियों में इन्होंने क्या किया? जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग को टारगेट किया। इन्होंने कहा कि कुलीन वर्ग पर भी थोड़ा सा कर लगाइए। जब इस तरीके की बात इन्होंने करना शुरू की तो ये वहां फेल हो गए, क्योंकि कुलीन वर्ग तो पैसा देने से
कतराने लगे कि नहीं भैया ये तो हमारा जन्मजात विशेषाधिकार है कि हम तो कर नहीं देंगे। तो इस तरह की स्थिति उनके सामने आई। अब जब कुलीन वर्गों पर उसका प्रभाव नहीं चला तो उसने कुछ और नीतियां अपनाने की कोशिश की। अब नीतियां सीमित हो गई क्योंकि कुलीन वर्ग तो निकल गया, अब पादरी वर्ग बचा। तो फिर वो क्या करे? तो उसने कहा कि पादरी वर्ग भी नहीं देगा भाई, क्योंकि वहां के जो पोप थे अगर उन पर उन्होंने किसी ने उंगली उठा ली तो फिर तो उनकी हालत टाइट हो जाती है। तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग निकल गए। अब वो क्या कर सकता है रिफॉर्म में वो कुछ और विकल्प चुन सकता है, जैसे कि पार्लेमा। अब पार्लेमा क्या होती थी? पार्लेमा एक तरीके से विशिष्ट जनों का समूह हुआ करता था, ठीक है। और ऐसा ही एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा और थी, एस्टेट जनरल। तो इन दो चीजों पर भी वो निर्भर था कि या तो पार्लियामा के पास जाए या एस्टेट जनरल के पास जाए। पार्लियामा का उसे पहले से पता था, ये विशिष्ट जन है, ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि इनके पास अगर मैं गया तो ये लोग तो मेरा विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि भाई वो उनके ही हित में नहीं जा रहा है ना। अगर उनके हित में जा रहा होता तो वो सहयोग करते। जबकि वो इस तरीके की रिफॉर्म करना चाह रहा था कि कर व्यवस्था, जो टैक्सेशन की जो पूरी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ही बदलना चाह रहा था। और व्यवस्था बदल के किन लोगों को उसमें शामिल करना चाहता? जो पार्लियामा के लोग थे। समझ में आया? तो वो लोग तो उसका विरोध करने ही वाले थे। अब बचा कौन सा एक पॉइंट? अब बचा एस्टेट जनरल का। तो एस्टेट जनरल को वो क्यों नहीं बुला पा रहा था? एस्टेट जनरल को बुलाने का मतलब था अगर एस्टेट जनरल आएगी, ठीक है। एस्टेट जनरल की बैठक पहले तो अभी हुई नहीं, रिसेंट में कभी भी नहीं हुई। एस्टेट जनरल का बैठक ही इसीलिए होती थी कि वहां पर कर व्यवस्था में रिफॉर्म किए जाएं। तीनों एस्टेट आके मिलते थे और एस्टेट आके कर के बारे में बात करते थे और देखते थे कि कौन कौन सा कर लगना चाहिए, कौन सा कर हटना चाहिए। तो करों के बारे में जो व्यवस्था थी वो एस्टेट जनरल के हाथ में थी। अब एस्टेट जनरल अगर आई तो लोगों को पता चल जाएगा कि सरकार तो भाई बैंकरप्सी की तौर पर पहुंच गई है। इसलिए एस्टेट जनरल को वो लास्ट पॉइंट पर रख रहे थे। अभी किन की बात हो रही है? कैलोन की बात हो रही है। कैलोन नहीं चाहते थे कि एस्टेट जनरल को बुलाया जाए, इसलिए उसने किसकी ओर मुख किया? फिर से विशिष्ट जन पर पहुंचा, टेबल के पास ही पहुंचा। अब याद रखना है कि विशिष्ट जन की जो सभा थी, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? नोटेबल कहा जाता था, नोटेबल असेंबली कहा जाता था। तो नोटेबल असेंबली को बुलाने की उसने बात की। अब यहां पर पार्लियामा आने ही आने वाले थे, तो पार्लियामा और नोटेबल की जो सभा होने वाली थी उसमें कैलोन को बहुत ज्यादा सुनाया गया, बहुत उल्टा सीधा सुनाया गया, इतनी बुरी तरीके से उसका खंडन किया गया। तो कैसे जन विद्रोह हुआ? पहले तो ये जो बैठक थी, जो नोटेबल्स की बैठक थी, वो बैठक कब हुई? वर्साय में हुई थी 22 फरवरी 1787। ये भी आपको याद रखना, अभी तक इसका आया नहीं है, ठीक है। अभी तक आपकी और नेशनल असेंबली की बैठक कब हुई थी ये तो आपको पता है, लेकिन नोटेबल्स की बैठक कब हुई थी? वो वर्साय में हुई थी। और कब हुई थी? 22 फरवरी 1787 में हुई थी। यहीं पर जो कैलोन के प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों पर बात की गई कि ये तो प्रस्ताव बेढंगे हैं, बेहुदा हैं, इन प्रस्तावों को तो लाना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? तो ये जो इस तरीके की बात की गई, कैलोन के खिलाफ की गई, यहीं पर माना जाता है कि जो लोग हैं ऊपर, जो पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, वो लोग खुद ही रिफॉर्म करना नहीं चाहते हैं और आम जन के हित के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ना ही ये अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी दिवालियापन का स्थिति आ रही है। तो समझ में आया? तो इसी वजह से जो लोग हैं वो लोग कहते हैं, जो इस तरीके का इतिहास लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पहला स्टेप था, ये सरकार की तरफ से पहला स्टेप था जहां से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जा सकती है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 22 फरवरी 1787 से शुरुआत मानी जाएगी, लेकिन फ्रांसीसी की मेन शुरुआत कहां से मानी जाएगी? जहां से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जहां से कोई एक एक्ट किया गया, ठीक है। तो अभी केवल आप याद रखिए कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 22 फरवरी 1787, मतलब पहली कील, जो कहते हैं ना ताबूत की पहली कील, तो ताबूत की पहली कील कब ठोकी गई? 22 फरवरी 1787 में, जहां पर नोटेबल्स का एक बैठक हुई वर्साय में। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ? अब विशिष्ट जनों ने केवल यही नहीं कहा कि कैलोन के जो प्रस्ताव हैं वो बेकार हैं, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो भैया शक्ति ही नहीं है, कोई भी प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए हमारे पास शक्ति ही नहीं है। वो शक्ति किसके पास होती है? वो होती है एस्टेट जनरल के पास। तो हम तो भाई इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, रिफॉर्म्स नहीं कर सकते हैं। और उन्हें पता था कि एस्टेट जनरल आएगी और हम दोनों एक साथ हैं, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट एक साथ हैं, और वहां पर 3 वोट थे।
वहां पर क्या था, जो एस्टेट थे, 3 एस्टेट थे और तीनों एस्टेट के पास एक एक बोर्ड हुआ करता था। ठीक है, एक तो व्यवस्था ही इतनी उल्टी थी। तो आम नागरिकों के पास केवल एक बोर्ड था, पादरियों के पास एक बोर्ड था, कुलीन वर्गों के पास एक बोर्ड था। अब ये क्या करते थे, जैसे ही वोटिंग हुई तो इन्होंने एक वोट दे दिया, इन्होंने एक वोट दे दिया एक पक्ष में, और इधर एक ही वोट रह जाता था। तो हमेशा पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ही जीता करते थे। एस्टेट जनरल की जब भी बैठक हुई तो हमेशा यही लोग जीते। तो इन्हें तो पहले से ही पता था कि एस्टेट जनरल की बैठक बुलाएंगे और जो हमारे ऊपर कैलोन लगाना चाहता है कर व्यवस्था, वो कर व्यवस्था हम किन पर थोप देंगे, आम नागरिकों पर थोप देंगे। तो ये उनके एक मंशा थी जिसके लिए वो काम करना चाह रहे थे। तो यहीं पर एक व्यक्ति थे लाफेट, ठीक है, लाफेट व्यक्ति थे, इन्होंने तर्क दिया कि केवल एक सच्ची असेंबली होगी, राष्ट्रीय असेंबली, नेशनल असेंबली होगी, वही कर व्यवस्था में सुधार कर सकती है। और ये जो नेशनल असेंबली थी, एस्टेट जनरल, ये बैठक हुई ही नहीं। कब से नहीं हुई, 16 से 14 से नहीं हुई। क्वेश्चन आ चुका है पहले से कि एस्टेट जनरल की बैठक पहले कब हुई थी, तो 1614 में हुई थी। उसके बाद से बैठक ही नहीं हो रही है और टाइम चल रहा है 1787 का। समझ में आया, कितने साल से ये बैठक नहीं हो रही है, और वही बैठक क्या कर सकती है, रिफॉर्म्स कर सकती है। तो इस वजह से एस्टेट जनरल को बुलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। फिर क्या हुआ, फिर कैलोन ने तो हार मान ली कि भाई मेरे बस की नहीं, मैं तो नहीं कर सकता भाई ये काम। अब क्या करें, अब ब्रियन को लाया गया। ब्रियन ने भी इसी तरीके से बात की कि जो कैलोन कह रहे हैं, कैलोन की बात सही है, और आप ऐसा करिए, जो आपके ऊपर रिफॉर्म है वो लागू करने पड़ेंगे जिस तरीके के कैलोन के रिफॉर्म थे। तो ये इन्होंने भी इस तरीके का एक काम करना शुरू किया, लेकिन इनकी भी बात सरकार ने नहीं सुनी। तो सरकार की ओर से जो वित्तीय आदेश थे उनको पारित करने में देरी होना शुरू हो गई। अभी जो कैलोन ने काम करना शुरू किया, उसके बाद ब्रियन आए, ब्रियन ने काम करना शुरू किया। तब तक जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के जो लोग थे, वो कुछ लोग जो इसके विरोधी थे, वो और ज्यादा सशक्त हो गए। कैसे सशक्त हो गए, उनके पास टाइम मिल गया, तो वो आपस में मिल गए कि अरे अरे आप उस पर मत हस्ताक्षर करना जिसमें हमारे ऊपर ही टैक्स लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये काम वो करना शुरू कर दिया, वो संगठित हो गए, उन्होंने अपना एक गुट बना लिया। अब जब ब्रियन की बारी आई तो ब्रियन की बात तो बिल्कुल ही नहीं सुनी। समझ में आया किस तरीके काम हो रहा है। तो ब्रियन, बस केवल एक लाइन आपको याद रखनी है, कैलोन के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन है, वो ब्रियन है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ आगे, जो स्टाम्प ड्यूटी थी और भूमिकर था, इन प्रस्तावों को भी रद्द कर दिया गया। ये ब्रियन के थे, याद रखना, स्टाम्प ड्यूटी और भूमिकर। भूमिकर जो था लैंड टैक्स था, लैंड टैक्स को मना करने का क्या मतलब था, क्योंकि जो 60% लैंड था वो किनके पास था, वो था पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के पास। और अगर आप लैंड टैक्स लगाएंगे तो टैक्स कौन देगा, वो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग देगा। और भाई वो तो पहले से ही मना कर रहे हैं कि हम तो नहीं देंगे कर। तो इस वजह से इसका भी विरोध किया गया। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और इसी के साथ साथ लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने जनता के समर्थन को पाने के लिए कुछ पर्चे बांटना शुरू कर दिए। पर्चे बांटना वही जो मैंने बताया था आपको कि पहले क्या करते थे, एक पर्चा छापते थे और वो लोगों में बांट दिया करते थे। अब ये कैसी व्यवस्था थी, ये कह रहे हैं कि अरे जो सरकार है वो आम लोगों के हित में काम करना ही नहीं चाह रही है, जनाधिकार की रक्षा ही नहीं करना चाह रही है, और जो सरकार है वो निरंकुश सरकार है, अपने देश को डुबाना चाह रही है, ये अपनी ही केवल हित को चाहते हैं, लोगों के हित को सुनते ही नहीं है। इस तरह की बातें चल रही थी। अब जनता भटक गई, और जनता भड़क के कहां पहुंची, 3 लोगों के उन्होंने निशाना बनाया। एक तो सरकार को निशाना बनाया, ठीक है, और कुछ लोक सेवक थे, ब्रिटेन के ही कुछ लोक सेवक थे, तो ब्रिटेन के शाही लोक सेवक, उनको, सिविल सर्वेंट को निशाना बनाया। और इसके साथ साथ डॉफिन था, ठीक है, डॉफिन एक जगह थी, वहां पर शाही सैनिक थे, उनके खिलाफ कुछ दंगे किए। तो इनके 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने दंगा शुरू कर दिया। अभी तक कुछ भी बातें नहीं हुई हैं, ठीक है, क्रांति अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ये शुरुआती दौर है, यहाँ पर दंगे हो रहे हैं। तो वही फिर से कारण, जो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि क्या पहला ये विद्रोह था, लोगों का जो बास्तिल के किला को ढहा दिया गया था, तो पहला विद्रोह नहीं था, पहले भी लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो फिर से दूसरा विद्रोह हुआ, ये यहाँ पर हो गया। अब क्या हुआ, अब यहां पर फिर से महानियंत्रक आए, और महानियंत्रक कौन थे, वो थे नेकर, जैक्स नेकर, ठीक है। जैक्स नेकर पहले भी महानियंत्रक रह चुके थे, उन्हें फिर से बुलाया गया। जब जैक्स नेकर को बुलाया गया तो जैक्स नेकर ने कह दिया साफ साफ कि भाई एस्टेट जनरल की बैठक को बुलाओ, अगर एस्टेट जनरल की बैठक को नहीं बुलाओगे तो ये व्यवस्था सुधरने की नहीं। तो यहां जैक्स नेकर ने सबसे पहले सुझाव दिया था एस्टेट जनरल की बैठक का। अब तक जो ब्रियन थे, उसके साथ साथ कॉलिन थे, वो क्या कर रहे थे, एस्टेट जनरल की बैठक को बुलाने से थोड़ा सा डर रहे थे, कतरा रहे थे कि नहीं, उसे नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो हमारा भाड़ा फूट जाएगा। जबकि जैक्स ने कहा कि अब तो पानी सर से ऊपर निकल गया है, अब एस्टेट जनरल की बैठक को बुलाना चाहिए।
तो कल होगी आपकी स्टेट जनरल की बैठक, तब तक आप इंतजार कीजिए और आनंद लीजिए आज की क्लास का। आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और बाकी की आप बताइए नीचे कमेंट करके कि कैसी क्लास लग रही है। फाउंडेशन क्लास मैंने रखी है, कुछ ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक में चलता रहेगा, बस 2-4 बातें मैं बताऊंगा और जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए। नहीं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। जैसे भारत का आप जानते हैं ना इतिहास, वैसे ही आप फ्रांस का भी इतिहास सीख जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से क्लास चलेगी। इतनी छोटी छोटी क्लास रखा करेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास में खुद नहीं ले सकता और भाई मेरे गैजेट भी इतने अच्छे नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।